जय माता दी मित्रों। अभी हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और उन्हें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छे स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण शर्तें। अच्छे स्वास्थ्य की क्या क्या शर्तें हैं वो हम लोग देखते हैं। संतुलित आहार जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सारे खनिज पदार्थ उपलब्ध हों। सेकेंड है हमारा व्यक्तिगत एवं घरेलू साफ सफाई। व्यक्तिगत और घरेलू साफ सफाई अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। स्वच्छ भोजन एवं जल, शुद्ध हवा, व्यायाम एवं विश्राम। सुबह सुबह व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है और 6 से 8 घंटे की नींद स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक है। अच्छे व्यसन, हमें अच्छी आदतें रखनी चाहिए। अच्छी आदतों से अच्छा स्वास्थ्य रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। रोगों की प्रसार के कारक। रोगों के प्रसार के क्या क्या कारक हो सकते हैं देखते हैं। भोजन एवं जल द्वारा, दूषित भोजन एवं जल द्वारा रोगों का प्रसार होता है। वायु द्वारा, संसर्ग द्वारा, चोट के माध्यम से और कीटों द्वारा, इन सब के द्वारा रोगों का प्रसार होता है। ओके। संक्रमण के लक्षण, हमें अगर हम संक्रमित हो जाएं तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। शरीर के तापमान में वृद्धि हो सकती है, हृदय गति में वृद्धि हो सकती है, श्वसन दर में वृद्धि हो सकती है, जीभ का सूखना, भूख कम लगती है बीमार पड़ने पर, मूत्र का गाढ़ा एवं पीला होना, श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा में परिवर्तन, WBC की मात्रा में परिवर्तन, ये सारे संक्रमण या रोग के लक्षण हैं। ओके। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संक्रामक रोग के विषय में देखते हैं, कौन कौन से क्या हैं और उनका सिस्टम क्या क्या है। पहला है हमारा अमीबिया पेचिस। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह प्रोटोजोआ मल के साथ बाहर आता है। ओके। दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यह हमारे आंतों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। आंत के आंतरिक भाग में घाव का बनना और पेट में दर्द एवं मल के साथ रुधिर का आना, ये लक्षण है इसके। अब रोकथाम देखते हैं इसके क्या होते हैं। संक्रमित मनुष्य का मल ऐसे जल स्रोत में नहीं फेंकना चाहिए जिसका इस्तेमाल पीने के पानी में किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अमीबिया पेचिस जो है उसका जो प्रोटोजोआ होता है वो मल के साथ बाहर आता है। तो मल जो होता है उसे ऐसे जल स्रोत में नहीं फेंकना चाहिए जिसका इस्तेमाल पीने के पानी में किया जाता है। घरेलू एवं व्यक्तिगत स्वच्छता, ये तो अति आवश्यक है। किसी भी बीमारी से बचने के लिए घरेलू एवं व्यक्तिगत स्वच्छता अति आवश्यक है। फलों एवं सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। हमें हमेशा फलों एवं सब्जियों को धोकर ही खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ और कीट पतंग बैठते हैं और उसे दूषित करते हैं। तो फलों एवं सब्जियों को धोकर ही खाना चाहिए। अब नियंत्रण देखते हैं अमीबिया पेचिस के क्या नियंत्रण है। रोगी को विश्राम करना चाहिए और इस रोग के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की दवाएं आती है जिसका उचित डॉक्टरी सलाह द्वारा सेवन करना चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा मलेरिया। मलेरिया के विषय में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। यह रोग मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। इसके वाहक का काम मादा एनोफिलीज मच्छर करती है। जब यह मच्छर मनुष्य का रक्त चूसती है तो मलेरिया परजीवी का प्रवेश शरीर में होता है। तो मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है उसके परजीवी का नाम क्या है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ओके। इसको वाहक ढोने का काम कौन करता है, मादा एनोफिलीज नामक मच्छर करती है। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। सर दर्द, पेशियों में दर्द, तेज बुखार, प्लीहा या स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है इसमें। रोगी को 48 घंटे के अंतराल पर
तेज बुखार आता है। मलेरिया के रोकथाम, कैसे इसको रोक सकते हैं? मच्छरों के पनपने वाले स्थान पर DDT, केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए। मनुष्य को मच्छरदानी के भीतर सोना चाहिए। शरीर के खुले भागों पर मच्छर रोधी क्रीम लगाना चाहिए। अब इसका नियंत्रण देखते हैं। मलेरिया के लिए दवा क्विनैन आती है जो सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। हमारा अगला है हैजा या कोलेरा। देखते हैं इसमें क्या होता है। दूषित भोजन या जल के साथ विब्रियो कोलेरी जीवाणु हमारे छोटी आंत में पहुंचता है। जीवाणु का नाम याद रखेंगे, विब्रियो कोलेरी। यह एक विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है जिसके कारण बार बार मल एवं उल्टी होती है। विब्रियो कोलेरी क्या करता है? आंत में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है जिसके कारण बार बार मल एवं उल्टी होती है। इसके लक्षण क्या हैं? तो बार बार पानी जैसा मल एवं उल्टी होना, आँखों का अंदर की ओर धंस जाना, कमजोरी एवं बेचैनी महसूस होना। ये जो लक्षण है ये आप किसी भी रोग में डाल सकते हैं। कमजोरी एवं बेचैनी महसूस होना लगभग आप हर प्रकार के रोग में डाल सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे जिसका प्रयोग हम किसी भी जगह कर सकते हैं। आगे देखते हैं रोकथाम में क्या क्या है। हैजा का टीका लगवाना चाहिए एवं हैजा फैले हुए स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है तो हैजा फैले हुए स्थान पर नहीं जाना चाहिए। लोगों को पानी उबाल कर पीना चाहिए, ये एक अच्छी आदत भी है। पानी उबालने के बाद वो जब ठंडा हो जाए तो उसको पीना चाहिए। अगर आप ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो पहले पानी उबाल लीजिए, इसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए तब पीजिए। पानी उबालने के बाद उसमें जो रोगजनक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। रोगी के मल एवं उल्टी को मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। घरेलू एवं व्यक्तिगत साफ सफाई रखनी चाहिए, ये तो अति आवश्यक है। अब नियंत्रण देखते हैं। इस बीमारी में जल की कमी को रोकना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें बार बार पानी जैसा मल एवं उल्टी होता है तो इसमें पानी की कमी हो जाती है। तो रोगी को समय समय पर ORS या नमक चीनी का घोल देना चाहिए, यह पानी की कमी को रोकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइफाइड, यह एक संक्रामक रोग है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु रोगी के मलमूत्र एवं रक्त में पाया जाता है। घरेलू मक्खी मलमूत्र, भोजन एवं जल पर बैठकर उन्हें दूषित करती है और यह बीमारी फैलती है। यह बीमारी विशेषतः 1 से 15 वर्ष के बच्चों में फैलता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? सिर दर्द एवं बुखार, आमाशय में दर्द एवं मानसिक तनाव, ये 2 इसके लक्षण हैं। रोकथाम में क्या आएगा? घरेलू एवं व्यक्तिगत स्वच्छता, ये तो किसी प्रकार के रोग में आ सकता है। सेकेंड नंबर, दूषित भोजन एवं जल का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, टाइफाइड के टीके आते हैं। एंटीबैक्टीरियल टीका 3 वर्ष तक टाइफाइड से रक्षा करता है। इसका अगला जो रोकथाम का उपाय है, मच्छर मक्खियों को दूर भगाने का उपाय करना चाहिए। दूर भगाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे स्थान जहाँ पर कि मच्छर मक्खी पनप सकते हैं वहाँ पर DDT या फिर केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए। अब देखते हैं नियंत्रण। टाइफाइड रोगी को एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए। रोगी को तरल भोजन करना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। अगला है हमारा क्षय रोग या TB। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु ट्यूबरकुलिन नामक विष स्रावित करता है जो संक्रमित अंगों में फैलकर उस अंग के ऊतकों को क्षतिग्रस्त कर देता है। यह एक संक्रामक रोग है। इसमें क्या याद रखिएगा आप लोग? यह रोग किससे फैलता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है और यह जो विष स्रावित करता है उसका नाम क्या है? ट्यूबरकुलिन। यह संक्रमित अंगों में फैलकर उस अंग के ऊतकों को क्षतिग्रस्त करता है।
अब इसके लक्षण को देखते हैं। बुखार का होना, रुधिर युक्त कफ का निकलना, वजन में कमी। अब टीबी का रोकथाम में देखते हैं क्या क्या आता है। इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। रोगी को परिवार से अलग रखना चाहिए, क्योंकि टीबी एक संक्रामक रोग है, तो एक दूसरे के संपर्क में रहने पर यह फैल सकता है। तो रोगी जो है उसको परिवार से अलग एक कमरे में रखना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में शिशु को बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। बीसीजी का टीका लगवाने से टीबी होने की संभावना नहीं रहती है। और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। नियंत्रण में देखते हैं, रोगी को डॉक्टरी सलाह से एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए। हमारा अगला है रेबीज। यह रोग रेबडी वायरस से होता है, इसे रेबीज वायरस भी कहते हैं। यह वायरस कुत्ते, चमगादड़, गीदड़ आदि जंतुओं में पाया जाता है। जब कोई रेबीड जंतु मनुष्य को काटता है तो उसके लार के साथ वायरस मनुष्य में प्रवेश कर जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति 3 से 5 दिन में ही मर जाता है। तो 3 से 5 दिन के अंदर इसका इलाज आवश्यक है और इसका रोकथाम भी आवश्यक है। अब इसके लक्षण देखते हैं। रोगी जो है जल से डरता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। जल से डरने वाला रोग पूछेगा आपको तो उसमें क्या आएगा, रेबीज आएगा। रोगी को क्रोध और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। सर दर्द, बदन दर्द, बुखार इसके लक्षण हैं। अब इसके रोकथाम में देखते हैं। इस बीमारी के रोकथाम के लिए पालतू जानवरों को एंटी रेबीज टीका देने के बाद ही घर पर रखना चाहिए। नियंत्रण, रेबीज जानवर के काटने पर उस स्थान को तुरंत साबुन और पानी से धो देना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। वैक्सीनेशन, प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण, ये आखिर है क्या। टीकाकरण सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण वैक्सीनेशन जो है वह एंटीबॉडी के स्मृति मेमोरी के गुण पर आधारित है, याद करने की क्षमता के गुण पर आधारित है। इस विधि में दुर्बल रोगजनक को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, जो दुर्बल रोगजनक होता है, जो दुर्बल रोगाणु होता है, उसे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन रोगजनकों के विरुद्ध शरीर एंटीबॉडी तैयार करने लगता है और वास्तविक संक्रमण के समय रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसा कि हम लोगों ने कोरोना वायरस में भी देखा कि हमें जो वैक्सीन दिया गया उसमें कोरोना के जो दुर्बल, जो कमज़ोर रोगाणु थे उन्हें हमारे शरीर में प्रविष्ट कराया गया, जिसके बाद हमारे शरीर ने उसके विरोध में एंटीबॉडी तैयार किया। और जब वास्तविक कोरोना वायरस, जो कि संपूर्ण सक्षम था रोग उत्पन्न करने वाला कोरोना वायरस, जब हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमारे शरीर ने उसका प्रतिकार किया और हमें कोरोना नहीं हुआ। तो यही सिस्टम पर आधारित है। कोई भी दुर्बल रोगजनक को शरीर में प्रवेश कराया जाता है और हमारा शरीर उस रोगजनक के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार करता है, और जब वह वास्तविक रूप से हमारे ऊपर हमला करता है तो उस समय हमारा एंटीबॉडी, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उस रोगाणु को नष्ट कर देता है। आगे देखते हैं हम लोग, एलर्जी क्या है। पर्यावरण में उपस्थित कुछ पदार्थों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अत्यधिक संवेदनशील अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। पर्यावरण में कुछ ऐसे पदार्थ उपस्थित हैं जिसके प्रति हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा एंटीबॉडी सिस्टम बहुत अधिक संवेदनशील अनुक्रिया देता है, जिसे एलर्जी कहते हैं। अब देखते हैं वे पदार्थ क्या हैं। वे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी अनुक्रिया होती है वह एलर्जेन कहलाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, वे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी अनुक्रिया होती है एलर्जेन कहलाते हैं। इसके समान उदाहरण क्या है, धूल, धुआं, परागकण आदि। अगला है हमारा, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाएं, और इसका वर्णन भी हम लोग करेंगे अभी। तो देख लेते हैं हम लोग प्रतिरक्षी अणु। तो यहाँ पर जो बना है उसको देख लीजिएगा आप लोग किस तरह से बना है। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग कार्य पद्धति इसका देखते हैं। प्रतिरक्षी अणु की संरचना
किस आकार की होती है? तो आकार ये रहेगा, वाई आकार की लगभग होती है। देखिए यहाँ पर इसकी आकार जो है ये आकार है इसकी। अगला है प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से? 4। 1 2 3 4, जिसमें 2 भारी श्रृंखलाएं। भारी श्रृंखला में क्या आएगा देख लीजिए यहाँ पर। भारी श्रृंखला, ये बड़ी वाली श्रृंखला है, इसको भारी श्रृंखला हैवी चेन बोला जाता है। कौन सा चेन? हैवी चेन, भारी श्रृंखला। और जो छोटी छोटी 2 चेन हैं इन्हें हल्की श्रृंखला या लाइट चेन भी बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं। नंबर 3, दोनों श्रृंखलाओं पर 2 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, परिवर्तनशील क्षेत्र और स्थिर क्षेत्र। अब इसे हम लोग देखते हैं, परिवर्तनशील क्षेत्र और स्थिर क्षेत्र। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये जो हुआ और ये नीचे वाला पार्ट, और इसमें हैवी चेन में ये पार्ट और लाइट चेन में ये नीचे वाला पार्ट, ये जो है यह स्थिर क्षेत्र कहलाता है, कांस्टेंट रीजन कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, ये नीचे वाला पार्ट हैवी चेन का, ये नीचे वाला पार्ट दोनों में, और लाइट चेन का ये नीचे वाला पार्ट दोनों में, ये कौन सा रीजन कहलाएगा? ये कांस्टेंट रीजन या स्थिर क्षेत्र कहलाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग परिवर्तनशील क्षेत्र। वेरिएबल रीजन में क्या आएगा? हैवी चेन का ये ऊपर वाला पार्ट दोनों में, और लाइट चेन का हल्की श्रृंखला का ये ऊपर वाला पार्ट, ये परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाएगा। रीजन क्या है? कोई भी रोगाणु जब आता है तो अनुक्रिया यही करती है, यही उसको पकड़ती है, यही दोनों चेन पकड़ती है, तो इसीलिए इसको परिवर्तनशील क्षेत्र कहते हैं। यह परिवर्तन लाकर खुद में इसको पकड़ने का काम करती है। आगे हम लोग देखेंगे इसको। प्रत्येक श्रृंखला एक दूसरे से परस्पर डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। देखते हैं हम लोग, प्रत्येक श्रृंखला जो है एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, या तो इस टाइप से जुड़ी है, या फिर से देखिए आप लोग, एक तरह से ये तो जुड़ी हुई है और दूसरा जो है इस तरह से जुड़ी हुई है। डाइसल्फाइड बंध द्वारा श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई है। आगे है प्रतिरक्षी श्रृंखला को H2L2 से दर्शाया जाता है। इसे हम लोग देखते हैं। प्रतिरक्षी श्रृंखला को H2 और L2। H2 को हम लोग हैवी चेन के रूप में लेंगे। हैवी चेन कितने हैं? 1 2, तो ये H2 हो गया। और जो लाइट चेन है, जो हल्की श्रृंखला है, वो कितने हैं? 1 2, तो इसे हम लोग H2 और L2 से भी दर्शाते हैं। अगला क्या है? एंटीजन प्रतिरक्षी के एंटीजन बंधन स्थल पर आकर फंस जाता है। देखते हैं हम लोग, एंटीजन या कोई भी रोगजनक जो होगा, वह जो एंटीजन बाउंडिंग पॉइंट है, या जो दांत रूपी संरचना देख रहे हैं दोनों साइड से, यहाँ आकर ये फंस जाता है। ओके, ये जो वेरिएबल रीजन है, परिवर्तनशील क्षेत्र है, यहाँ आकर रोगाणु फंस जाता है और यहीं इसे मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो आप लोग प्रतिरक्षी अणु के बारे में ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैंसर कोशिकाओं के गुण। कैंसर कोशिकाएं लगातार एवं तेजी से वृद्धि करती हैं। इसके विभाजन एवं वृद्धि के लिए बाहरी कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। कैंसर कोशिकाएं शरीर के नए नए अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, तो कैंसर कोशिकाएं शरीर के नए नए अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। अब कैंसर के प्रकार देखते हैं। सार्कोमा, संयोजी ऊतकों, अस्थि, चर्बी आदि में होने वाले कैंसर सार्कोमा कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है कार्सिनोमा, यह एपिथेलियम ऊतक से बनी अंगों में होता है, जैसे आमाशय, अग्नाशय, स्तन, मुख आदि। और एक आता है महत्वपूर्ण ल्यूकोमिया, यह रक्त निर्माण करने वाली कोशिकाओं का कैंसर है। इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ओके,
अब कैंसर के कारक। कैंसर भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों से हो सकते हैं। ये तीनों में से किसी भी कारक से कैंसर हो सकते हैं। भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों कारकों से हो सकते हैं। अब कैंसर के उपचार के विषय में देखते हैं हम लोग। इसका जो उपचार है वह शल्य क्रिया, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। अभी तक कैंसर वैक्सीन का आविष्कार नहीं किया जा सका है। ओके, तो आप लोग 2 से 4 बार देख लीजिएगा। ये सब्जेक्टिव था, और जैसा कि आपको पता है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा अधिक ध्यान दीजिएगा, इसे भी देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव जो है बायो में 50% वेटेज रखता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसमें 100% लाने की कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्टिव में आप एक बार कंप्लीट देखने के बाद अपने मन से अगर कुछ भी भूल भी जाइएगा तो अपने मन से आप कुछ न कुछ बातों को लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको परफेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाद बाकी एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम देना है और अच्छे नंबर लाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।